नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। हम जानते हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, हम मान लेते हैं कोई बॉडी A है, इस बॉडी के ऊपर एक कोई दूसरी बॉडी B है, ये स्लाइड कर रहा है। तो अगर इस बॉडी का मूवमेंट इधर है तो इस बॉडी का वह पार्ट जो एक दूसरे के कांटेक्ट है, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन इज द फोर्स which is acting between the two body in the opposite direction of the direction of moving body। अब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी है वो उसमें रफ होता है, वो स्मूथ नहीं होता। इन द यूनिवर्स नो बॉडी इज कंप्लीटली स्मूथ, ड्यू टू विच द फोर्स बिटवीन two object is always acting in opposite direction as first object moves on the surface of second object। अब ये रफ क्यों नहीं होता, रफ क्यों होता है, स्मूथ क्यों नहीं होता? तो स्मूथ का मतलब एक्चुअल में जो भी बॉडी है उसमें कुछ इस तरह से, अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें तो उसमें हमें कुछ इस तरह से हिल्स टाइप के या वैली टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखता है। नॉर्मली हमें स्मूथ दिखता है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर ये हमें नॉर्मली स्मूथ दिखता है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें तो इसमें कुछ इस तरह से हिल्स, कुछ वैली टाइप का एक स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा। और जैसे हम एक मार्कर के ऊपर दूसरे मार्कर को हम स्लाइड करना चाहते हैं तो होता क्या है कि इसमें भी हिल्स या फ्रिक्शन टाइप, हिल्स और वैली टाइप का होगा इस तरह से कुछ, और इसमें भी होगा। जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो सपोज करिए एक और ऑब्जेक्ट है और इट में भी पॉसिबल कि इसका जो हिल्स है इसमें फिट हो सकता है, ऐसे इस तरह से फिट हो सकता है। क्योंकि यहां पे तो हम देख सकते हैं कि दो हिल की जो बीच की डिस्टेंस है या दो वैली, ये जो है हिल कहलाता है, ये हिल है और ये वैली है। तो दो हिल और दो वैली की जो विड्थ है थोड़ी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, तो आपको लग रहा होगा हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन चूंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो ये वैल्यू और हिल की साइज माइक्रो लेवल में होगा, माइक्रोमीटर के रेंज में होगा या मिलीमीटर के रेंज में होगा। तो इस तरह से जैसे हम दो ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हिल या वैली है दूसरे ऑब्जेक्ट के हिल और वैली से बिल्कुल फिक्स हो जाता है, एक दूसरे में अटैच हो जाता है। और जब हम इस दोनों को स्लाइड करते हैं या एक को स्लाइड करते हैं तो वो वैली के अगेंस्ट हम एक फोर्स लगाते हैं, मतलब हम उस वैल्यू को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, अब ये फंस गया, अब इसको यदि हमें आगे करना है तो हम इसको हमें ब्रेक करना होगा, मतलब इसको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करता है और जब जैसे ही हम यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो जो इन दोनों के बीच में वैली और हिल का जो एक कॉम्बिनेशन है वो टूट जाता है। क्योंकि ये वैली और हिल का कॉम्बिनेशन में जो फोर्स लगता है वो फोर्स काफी कम होता है, वो टूट जाता है। इसी फोर्स के कारण जो है फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया उसका रीजन। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है आप डिफिनेशन लिख लीजिए। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका रीजन हमने बता दिया। अब ये फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकंड होता है डायनेमिक फ्रिक्शन।
डायनेमिक फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। डायनेमिक फ्रिक्शन, हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बी है, इस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, इसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया। अब हम इसको स्प्रिंग से खींचने की कोशिश करेंगे, उसको पुल करने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो थोड़े से फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। जैसे इस बोर्ड को यदि हम उठाना चाहें तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये बोर्ड नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसमें फोर्स लगाते हैं या इसको हम स्लाइड करना चाहें तो स्लाइड करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? हम जैसे फोर्स लगाते हैं तो ये बोर्ड और ये जो स्टूल जिसमें ये रखा हुआ है, इन दोनों के जो वैली और हिल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अब जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इनके वैली और हिल्स के अटैचमेंट का जो फोर्स है उस फोर्स से अगर कम है, जो हम फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के जो वैली अटैच हैं उनके फोर्स से कम है तो ऑब्जेक्ट ए जो है ये मूव नहीं करेगा। इसको हम इस डायरेक्शन पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे हम इस डायरेक्शन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया, इस कंडीशन पे भी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे स्लाइड नहीं हुआ। लेकिन यदि हम थोड़ा सा फोर्स का मैग्नीट्यूड और बढ़ाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे स्लाइड होने लगता है। तो उस रेंज का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहे, और यदि हम थोड़ा सा और फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा देते हैं तो बॉडी डायनेमिक होने लगता है, बॉडी मूव करने लगता है। तो बॉडी मूव ना करने पाए, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी मूव करने लगा, और हमने 7.9 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो जब हम 7.9 न्यूटन का फोर्स लगाएं उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन which acts when those magnitude of external force is applied. After that, if we apply external force, then body begins to move. मतलब यदि हम 8 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करने लगता है, 7.9 न्यूटन का हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव नहीं करता। तो जब हम इस रेंज का एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव करने लगती है। जब बॉडी मूव करने लगती है उसके उस लेवल में, उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन पे, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के कंडीशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि जो इनके बीच में वैली और हिल्स का कॉम्बिनेशन है उसको ब्रेक करने के लिए एक फिक्स क्वांटिटी का फोर्स लगाना पड़ता है। अगर उस फिक्स क्वांटिटी से कम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, और यदि उससे हम ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो बॉडी इसमें मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब बॉडी मूव नहीं करता लेकिन यदि हम थोड़ा सा फोर्स और लगा दे तो मूव करने लगता है, उस थोड़े से फोर्स के जस्ट पहले वाला जो फोर्स होता है उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है और डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो वैली है और जो हिल्स का कॉम्बिनेशन है वो ब्रेक नहीं होता बल्कि ब्रेक होने वाला होता है। लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम इसलिए होती है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हम इतना लगा देते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो वैली और हिल का कॉम्बिनेशन है वो टूट जाता है,
और इस कंपनी से, लेकिन 100% नहीं टूटता, थोड़ा सा उसकी हाइट कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ रफनेस रहती है जिसके कारण डायनेमिक फ्रिक्शन लगता है। और उस मैक्सिमम फोर्स को, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे हम क्रिटिकल फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब वो मैक्सिमम फोर्स क्या है, मतलब 7.9 न्यूटन में अगर ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट अभी मूव किया नहीं है, लेकिन जैसे हम 7.9 से 8 न्यूटन कर देते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर सकता है। तो 7.9 न्यूटन अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस लेवल में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या क्रिटिकल फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, फिर डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू उससे कम हो जाती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए इसका फर्स्ट लॉ है। तो इसमें क्या लिखा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ बॉडी। ये हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी के मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। जैसे अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर कर चुके हैं। द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वो वैल्यू है जिस वैल्यू तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहता है, उससे अगर थोड़ा सा हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दें तो बॉडी मूव करने लगता है। तो स्टैटिक पोजीशन पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस। दो सरफेस के बीच में के जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स और डायनेमिक फोर्स अगर इन दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल है ना, तो इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम या यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन अगर डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम है और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तब बॉडी एक्सीलरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लिमिटिंग फोर्स है वो सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना एक दूसरे से उनका एरिया कनेक्टेड है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया ये और एक ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब अगर हम दूसरा देखें कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, हम देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को अगर इसको ए बोले इसको बी बोले तो हम देख सकते हैं कि इसका कम एरिया ऑब्जेक्ट बी के कांटेक्ट में है और ऑब्जेक्ट ए का अधिक एरिया बी के कांटेक्ट में है। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसका एरिया कितना है, एरिया कम कनेक्टेड है कांटेक्ट में है या ज्यादा कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके शेप और साइज पर भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या कहलाता है, जब ऑब्जेक्ट बी पे प्लेस होता है तो इस ऑब्जेक्ट ए का जो वेट है वो नीचे की ओर लगता है जिसे हम बोलते हैं वेट। इस वेट के अपोजिट डायरेक्शन पे चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर ये ऑब्जेक्ट ए जो है बी पे रखा हुआ है स्टैटिक पोजीशन पे है तो इसके अपोजिट एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो जो आर है यहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर लगेगा और इसके अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करेगा
ऑब्जेक्ट बी अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट ए पर, इस वेट के अपोजिट ऊपर की ओर, ये नीचे है तो ऊपर की ओर, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग एफ एस प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर। एस का मतलब होता है यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन, एस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब चूंकि हमने अभी अभी देखा कि एफ एस प्रोपोर्शनल होता है, एफ एस प्रोपोर्शनल होता है आर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एफ एस इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस आर। ये म्यू एस क्या कहलाता है? ये म्यू एस को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहलाता है। यहां से म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा एफ एस अपॉन आर, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो इस तरह से द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो इसका सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन का जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन को हम लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसके भी जो लॉज हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के हैं। इसमें भी वही है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वह ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। बिल्कुल डायनेमिक फ्रिक्शन की तरह इसका रूल है। इसका भी सेकंड रूल है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वह दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पॉइंट के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ना तो उनके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसको हम एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे, यह भी जो है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि हमने लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये भी जो है दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। देखो, दो ऑब्जेक्ट के जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट का शेप साइज क्या है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो दो ऑब्जेक्ट है उनका जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो सरफेस है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, अगर वो रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए सेम टू सेम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें भी होगा एफ के प्रोपोर्शनल आर। एफ के मतलब हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर भी हम इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यदि हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा म्यू के आर, और यहां से म्यू के इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ के अपॉन आर। यहां म्यू के क्या है? ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसे हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अर्थात कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है मैंने आपको अभी डिस्कस किया। अब इस कंडीशन पे हम देख सकते हैं कि जो स्टैटिक फोर्स होता है, स्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, इसके लिए हम यहां से कह सकते हैं कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होगी। अर्थात कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एफ के है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। भाई जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसके जो हिल्स हैं, जो उसके रफनेस हैं, वो थोड़ा सा स्मूथ होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। इसलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और हमने अभी देखा, यहां से हम बता सकते हैं कि एफ एस इक्वल टू था आपका म्यू एस आर।
तो म्यूएस इक्वल टू हो जाएगा एफएस अपान आर, हमने अभी अभी देखा। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है। जब रेस्ट पोजीशन पे है तो जो उनके हिल्स और वैली का कॉम्बिनेशन है वो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है क्योंकि, और यहां से डायनेमिक फ्रिक्शन कम है, इसलिए इसका स्टैटिक कोफिशिएंट ज्यादा होगा और डायनेमिक कोफिशिएंट कम होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ये दो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? ये जो कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फोर्स है और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स है, ये भी जो है दो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।